स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम किंगडम मोनेरा के अंतर्गत लास्ट टॉपिक माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज लास्ट टॉपिक माइकोप्लाज्मा को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या क्या देख लें कि आपको ये पता है माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी मतलब खोज किसने किया? नोकार्ड एंड रॉक्स, नोकार्ड एवं रॉक्स के द्वारा इसकी खोज की गई। और जब इसकी खोज की गई तब इन्होंने माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ नाम दिया। क्या नाम दिया? पीपीएलओ। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इस पीपीएलओ की विशेषता ये है कि इसको जो देखा गया, इसको खोजा गया सबसे पहले कैटल जो पशु होते हैं, कैटल जो पशु हैं, पशुओं में ये क्या किया, एक रोग उत्पन्न किया जिसको हम कहते हैं बोवाइन न्यूमोनिया। बोवाइन न्यूमोनिया, ठीक है, मतलब पशुओं में जो रोग उत्पन्न किए उसी को बोवाइन न्यूमोनिया कहा गया। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम हो गया पीपीएलओ के रूप में आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखें कि माइकोप्लाज्मा क्यों इसको मोनेरा में रखा गया, इसको मोनेरा में रखते हैं। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बैक्टीरिया की बात नहीं करें। अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन है तो वो दूसरा हो जाएगा, डायलिस्टर न्यूमोसेंटिस। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा जीव सबसे छोटा है तो वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ये ठीक है, इस माइकोप्लाज्मा को भी हम बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से अलग छान नहीं सकते हैं। इसको छाना नहीं जा सकता है बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से, अर्थात ये उसी की कैटेगरी में है। लेकिन कैसे ये अलग है ये चीज़ हमको जानना है। अब यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लें तो बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पर पता चल जाएगी। तो हम ये देखते हैं इसका क्या है स्ट्रक्चर। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये हम देख रहे हैं, ये जो तीनों लेयर है, ये तीनों लेयर इसको हम कहते हैं ट्राई लैमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्राई लैमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और ये क्या होगा,
सर्कुलर डीएनए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं 70S राइबोसोम्स होंगे। तो आप ये जानते हैं कि किंगडम मोनेरा का ये प्राणी है, किंगडम मोनेरा का जो जीव है, ये प्राणी मत कहिए, जीव है, तो ये जीव प्रोकैरियोट होगा, उसमें तो सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा, 70S राइबोसोम पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी, गोल्गी बॉडी नहीं पाई जाएगी। जो भी प्रोकैरियोटिक लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण इसके होंगे। और ये क्या है, यहां हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितनी लेयर पाई जा रही है? 3 लेयर पाई जा रही है, ट्राइलेमिलर है ये, समझ गए। यहां पर कहीं सेल वॉल आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। सेल वॉल यहां पे क्या है, ये देखिए, सेल वॉल आप कहेंगे इसमें एब्सेंट है। जब सेल वॉल एब्सेंट होगी, जब सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, तो आप सोचिए कि किसी जीव का कोई शेप निश्चित नहीं होगा। तो सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण मेरे भैया यहाँ पे देखिए, इसका जो आकार होता है वह अनियमित होगा, आप ये कह सकते हैं इरेगुलर होगा। अर्थात ये कई प्रकार का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, स्टार शेप्ड हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड आपको दिखाई दे सकता है, किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है। इसीलिए हम माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को हम से इसकी शेप को कहते हैं प्लियोमार्फिक। प्लियोमार्फिक का मतलब होता है बहुरूपता। क्या हो जाएगा? बहुरूपता। अर्थात ये बहुरूपिया है। अगर आपसे कहा जाए कि बहुरूपिया कौन है, कौन सा जीव बहुरूपिया है, तो हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा है। क्यों? अगर आपसे कहा जाए क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही है, इसलिए बहुरूपिया है। इसको हम लोग जोकर भी कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये इसको जोकर भी कहा जाता है। समझ में आया? जोकर का काम क्या होता है? अलग अलग काम करता है, अलग अलग रूप बदलता है। इसी तरह से इसका भी जो है रूप यहाँ पर अलग अलग होता है। तो बेटा यहाँ पर ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पाई जाती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 स्तरों की बनी होती है, 3 लेयर की बनी होती है। क्लियर हो गया? अब उसी तरह से उसके नीचे आप देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म में आप ये देखें कि एक सर्कुलर डीएनए आपको दिख रहा है, 70S राइबोसोम्स आपको मिलेगा, और आरएनए पाए जाएंगे। ये सारी कंडीशन यहाँ पर भी पाई जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्री लेयर्ड, ये हो गया। बाकी सब कुछ वही है। अब इसको हम लिख नहीं रहे हैं। सर्कुलर डीएनए, 70S राइबोसोम, आरएनए, ये सब कुछ इसके साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। अब हम ये देखें कि इसका आखिर नेचर क्या होता है, तो इसकी हम न्यूट्रिशन को देखें, प्रकृति को देखें, पोषण को देखें, तो ये क्या होगा? ये दोनों भी ये हमेशा क्या होगा? इसकी जो प्रकृति होगी ये होगी हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मतलब होता है विषमपोषी। ये विषमपोषी होगा। विषमपोषिता जो होती है, ये देखिए हेटेरोट्रॉफिक। ये जो हेटेरोट्रॉफिक होता है, यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। एक होती है सैप्रोफिटिक
मतलब मृतोपजीवी, और एक होता है पैरासिटिक। ये देखिए, ये तो मुख्य रूप से ये किस कंडीशन में पाया जाता है? सैप्रोफिटिक कंडीशन में। ये पैरासिटिक होता है, ये कैसा होगा? रेयर होगा। ठीक है, सड़े गले स्थानों से ये भोजन तो लेगा। अब यहाँ पर ये सैप्रोफिटिक कंडीशन में मुख्य रूप से ये पाया जाएगा। ये प्रकाश संश्लेषी कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, हमने कहा कि विषमपोषी उसे कहते हैं जो जिनमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है, वो सभी विषमपोषी होते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि पैरासाइट की कंडीशन, पैरासिटिक कंडीशन, इसमें थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात को हम देख लें, ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। हम ये देखें, देखिए पैरासाइट परजीवी, ये रोग उत्पन्न करेगा। अब जरा देखिए, जंतुओं में एनिमल में कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? न्यूमोनिया। मनुष्य है, मनुष्य में भी न्यूमोनिया उत्पन्न करेगा। ठीक है, इन मैन और न्यूमोनिया इन बोआइन, मतलब आप समझ गए, कैटल, गाय, भैंस, इन सब में ये उत्पन्न करेगा। तो ये जंतुओं में होगा। पौधों में देखिए, प्लांट्स में कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? दो रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहेंगे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजिल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजिल, और दूसरा क्या होगा? बंची टॉप ऑफ पपाया। ये देखिए, ये दोनों रोग आप भूलिएगा मत। जो बैगन होता है उसकी पत्तियां छोटी रह जाती हैं अगर ये संक्रमित कर देता है तो। और पपीते में क्या होता है? पपीते की पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे ऐसे गुच्छे बन जाएंगे, ऐसे पत्तियों के ऐसे गुच्छे बन जाएंगे, उसी को बंची टॉप ऑफ पपाया कहेंगे। ठीक है, अब हम ये देखें कि अगर इसका संक्रमण हो गया तो हम कौन सी दवा का उपयोग करेंगे। देखिए, एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक्स? नंबर 1 जैसे टेट्रासाइक्लिन, ये बहुत उपयोगी है टेट्रासाइक्लिन। एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरम फेनिकॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेट्रासाइक्लिन है। ये अगर इनका आप उपयोग करेंगे तो माइकोप्लाज्मा ये मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पेनिसिलिन, देखिए पेनिसिलिन, अगर हम पेनिसिलिन का उपयोग इस पर करते हैं तब ये कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे जितना पेनिसिलिन लगा दीजिए, पेनिसिलिन के रूप में चाहे जितनी एंटीबॉडी दे दीजिए, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप कहेंगे क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि पेनिसिलिन का काम क्या है? वह बैक्टीरिया के सेल वॉल को नष्ट करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को नष्ट करता है, और यहाँ पर सेल वॉल तो है ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, ठीक है, तो ये रहा माइकोप्लाज्मा। अब इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि किंगडम मोनेरा पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।